ओके फ्रेंड्स, आज द फाइनल राउंड ऑफ अपना सेकेंड चैप्टर लिनियर को रिलेशन। आज अपन ये वाला चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं, लेकिन इनके पहले कल का जिनका होमवर्क बेस्ड था उनका नाम है ध्रुमी। कल उसका वर्क बेस्ड था, कल तो छुट्टी होगी। एंड फ्रेंड्स, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट ट्यूसडे को आपका लिनियर को रिलेशन का टेस्ट होगा। टेस्ट पेपर में आपको घर पे भिजवा दूंगा एंड यू हैव टू सॉल्व इट। हम पेरेंट्स से भी बात कर लेंगे जो कि आप भी मैच्योर है, अच्छे से सॉल्व करेंगे और गाइडलाइन मिल जाएगी आपको। आज पहले स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। कल हमने स्टैटिस्टिक्स में एक्स्ट्रा जो भी पढ़ा था वो 3 एक्स्ट्रा शॉर्ट सम के इक्वेशन, वो बाद में। आज मैं पहले थोड़ी थियरी निपटा लेता हूं, फिर शॉर्ट सम कंप्लीट करेंगे, देन द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आज अपन पहली थियरी जो पढ़ने जा रहे हैं, क्वालिटेटिव पहले पढ़ेंगे। पढ़ना ज्यादा है, लिखना कम है। सावधान रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद। ये नहीं दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस का मतलब सावधानी। आप कहेंगे सर इसमें कौन सी सावधानी, हम तो सावधान है ही, हम केयर लेते हैं, क्वारंटाइन है या तो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग है, इन सब की तो केयर लेते हैं। फ्रेंड, यहां पे सावधानी है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? लीनियर कोरिलेशन। मतलब कि एक्स एंड वाई, एक्स प्राइस है और वाई शायद सप्लाई हो, एक्स शायद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो और वाई सेल्स हो। तो अपन एक से दूसरे वेरिएबल के बीच में रिलेशन ढूंढते हैं और फिर इससे इंटरप्रिटेशन करते हैं कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, अगर मैं अपना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ज्यादा करूंगा तो मेरा सेल शायद इंक्रीज होगा, अगर ये तो वो होगा, बट वो होगा कि नहीं होगा। अब किसके ऊपर वो डिसीजन लेंगे? आर जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन होता है वो, वहां पे सावधानी बरतने की जरूरत है। इन्हें कहा जाएगा प्रिकॉशंस व्हाइल इंटरप्रिटिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर। मतलब आप आर से इंटरप्रिटेशन करते वक्त कई सावचेती राखशो। हमेशा जे देखा है એવું હોતું નથી हो, आ तो रिलेशन ની વાત થઈ गई। पहला प्रिकॉशन, हाँ, बुक में बहुत बड़े पैराग्राफ दिए। यू हैव टू स्टेट, यू हैव टू एक्सप्लेन विद इन 1 or 2 स्मॉल पैराग्राफ। पहला यह है कि अगर मान लो कि आर +1 आ गया तो अपन मानेंगे कि हेल्थी, हायर पॉजिटिव या एकदम एक्सट्रीम पॉजिटिव डिग्री ऑफ कोरिलेशन, और -1 में आ गया तो एक वेरिएबल इंक्रीज होगा, उसी प्रोपोर्शन में दूसरा वेरिएबल हमेशा डिक्रीज होगा। ऐसा मानोगे ना आप? किसके बेसिस पे मतलब माना आपने ये? आर के। लेकिन फ्रेंड, यू हैव टू बी एक्सपर्ट। सिर्फ आर से प्रिडिक्ट ना करियो, नहीं तो बुक में एंड में लिखा है वो नॉनसेंस होगा, स्पिरियस, मतलब नॉनसेंस को रिलेशन होगा। कैसे वो बताऊं। अगर मान लो मैंने एक्स में लिया है, बुक का एग्जांपल लेते हैं, नंबर ऑफ डेड पीपल इन इंडिया, या इतने पीरियड में लोगों की डेथ हो गई, और वाई में है तुअर दाल का सेल, और उसके बीच में शायद परफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन आ गया। तो क्या बीच में कोई कोरिलेशन है? मैंने आपको पहले दिन एक एग्जांपल दिया था कि इंडिया में बर्थ रेट और जापान में कार का प्रोडक्शन, क्या R+1 आया? मतलब इन शॉर्ट, इंडिया में जितना बर्थ बढ़ेगा उतना जापान में कार का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ते काम करते हैं ना, इंडिया में बर्थ रेट कम करना हो तो क्या करो, जापान में कार का प्रोडक्शन क्या कर लो, लेस। क्या इसके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आपको दोनों वेरिएबल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, एक्स एंड वाई। आपको उसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उसका भी डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए, फिर इंटरप्रेट करे। मतलब इन शॉर्ट, पहला प्रिकॉशन यह है, ओनली दिखावो पे ना जाओ, अपनी अक्ल लड़ाओ, स्प्राइट नहीं, प्रिकॉशन। मतलब आपको सोचना पड़ेगा आर की वैल्यू के साथ साथ कि दोनों के बीच में रियल कोरिलेशन है, अदर फैक्टर्स भी मैच करते हैं, तो फिर इंटरप्रिटेशन या डिसीजन लीजिए, वरना ना लीजिए, पूरा डिसीजन रॉन्ग हो सकता है। तो भी यही वाला पॉइंट, ये नॉलेज के लिए कम पूछा जाता है, इसको ज्यादा खींचता हूं, अलग एंगल से बताऊं। मान लो 2 वेरिएबल है, उसके बीच में R+1 आ गया, बट वो वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो तो कोई रिश्ता ठहरता नहीं है। मतलब फर्स्ट प्रिकॉशन, सिर्फ आर से डिसीजन नहीं लेंगे, डेप्थ में सोचेंगे वेरिएबल और फैक्टर्स के बारे में। ये पहला प्रिकॉशन। सेकंड प्रिकॉशन,
सेकंड प्रिकॉशन में ऐसा है, एक्स है येल्ड यानी कि क्रॉप ऑफ राइस और वाई है येल्ड ऑफ सुगर केन, अपना गन्ना શેરડી, એ બેનું प्रोडक्शन છે। मतलब एक्स इसका प्रोडक्शन था या येल्ड था, मैंने क्या कहा राइस है, और वाई में हमने क्या लिया था सुगर केन, और उसका रिलेशन हाईली पॉजिटिव आया। तो क्या ये दोनों वेरिएबल एक दूसरे से रिलेटेड है? मतलब इंडिया में अगर हमें शेरडी का उत्पादन ज्यादा करना हो तो एक काम करेंगे, सिर्फ राइस का उत्पादन बढ़ा देंगे, शेरडी का ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। नो दोस्तों, क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन है या उन दोनों के लिए दूसरे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? दूसरे फैक्टर्स, फर्टिलाइजर, फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, એટલે કે જમીન કેટલી ફળદ્રુપ છે એ, इनके बाद वाले फैक्टर्स में ऐसा आ जाएगा दोस्तों, वेदर, मॉनसून। मतलब फ्रेंड ये सारे फैक्टर्स के ऊपर दोनों का प्रोडक्शन बेस हुआ ना। शायद शुगर केन हो या राइस हो, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बेस नहीं होंगे, अदर फैक्टर्स के ऊपर बेस होंगे। आना चाहिए। मतलब पहले वाला प्रिकॉशंस क्या था फ्रेंड, कि सिर्फ आर से डिसीजन मत लेना, आपको वो फैक्टर्स जो अपने नेक्स्ट पॉइंट में कहा या दोनों वेरिएबल के बारे में डेप्थ में नॉलेज चाहिए। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, पहला पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, कि दोनों फैक्टर में आर हाईली पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, बट दोनों इंडिपेंडेंट होंगे तो उनके बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। सेकंड में दो वेरिएबल का अच्छा रिलेशन आता है, बट दोनों वेरिएबल कोई दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या हो सकता है, डिपेंड। थर्ड वाला, अच्छा आर जीरो का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ एनी रिलेशन। मान लो बाय चांस किसी ने, ये मैं सेम एग्जांपल हर एक साल देता हूं, किसी ने अपना ट्यूशन छोड़ दिया, तो क्या मेरे और उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं? नहीं यार, दोस्तों रहेंगे ना। शायद वो लीगली मेरे स्टूडेंट नहीं हुए और लीगली मैं उनका टीचर नहीं हुआ। मतलब वो सास बहू जैसा, वो बाहर आए तो मुंह मैं फूला लू, या वो फालतू बात है यार। मतलब आर जीरो का मतलब लैक ऑफ एनी रिलेशन या लैक ऑफ लीनियर को रिलेशन। क्या आएगा आंसर, लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन, अदर रिलेशनशिप कुड बी देयर। थर्ड पॉइंट का जो टेक्स्ट का एग्जांपल है वो मैं शॉर्टकट में बताने जा रहा हूं आपको। मतलब मान लो एक्स ऐसा है, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3 and 4, और y ऐसा है 16, 9, 4, 1, 1, 4, 9 and 16। मान लो हमने इन दोनों के बीच में एग्जाम्पल रिलेशन ढूंढा और वो 0 आया। क्या इसमें आपको कोई रिश्ता लग रहा है? फ्रेंड आप एमा कोई कनेक्शन लागे विचारो, सोचिए क्या रिलेशन है, बताएंगे? एनी गेस आप? फ्रेंड -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9। मतलब इन शॉर्ट जो वाई वाले डेटा है वो सारे एक्स के क्या है, स्क्वायर। तो ये भी एक रिलेशन हुआ ना कि y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। बट ये रिलेशन सॉरी कार्बोरेटर कचरा, सॉरी मतलब यहां पे लीनियर रिलेशनशिप नहीं, लेकिन रिलेशन कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब समझ लेना आर जीरो का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ एनी रिलेशन या लैक ऑफ लीनियर रिलेशन। लीनियर, नॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक या अदर रिलेशनशिप हो सकते हैं। मतलब हमने अभी तक 3 प्रिकॉशंस पढ़े जो आपके टेक्स्ट बुक के, मैं पेज नंबर भी बता दूं, मैंने रट्टिकली लिखा है, नहीं पढ़ना नहीं है, पेज नंबर 100 पे दिया है। मतलब पहला सावधानी था, अगर आर की वैल्यू अच्छी आती है लेकिन जब तक उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं हो, एक की वजह से दूसरे में चेंज नहीं होता हो, तो आर का कुछ नहीं होता। भले वो +1 हो, +1 तो भी कोई रिलेशन नहीं। नेक्स्ट, अगर दो वेरिएबल एक साथ इंक्रीज होते और डिक्रीज होते हैं बट ड्यू टू अदर फैक्टर, तो अदर फैक्टर को भी सोचना चाहिए। यहां के अकॉर्डिंग लीनियर के अलावा दूसरे रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, भले आर जीरो हो। और आखिरी, समटाइम्स कोरिलेशन, कोएफिशिएंट या दो वेरिएबल डिपेंड होता है बट ड्यूरिंग सम टाइम, सम क्लास, मतलब कोई पीपल, उनका मतलब व्यू, या तो सम रीजियन, वो दूसरे रीजियन में, दूसरे क्लास में या दूसरे टाइम में शायद बदल जाएगा। फ्रेंड में टेक्स्ट का एग्जांपल दो, फिर कोरोना वाला एग्जांपल। पहले टेक्स्ट का एग्जांपल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एंड सेल। कोई
कंपनी है, नई नई स्टार्ट हुई, तो क्या होगा, जितना अच्छा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होगा उतना उनका सेल्स क्या होता जाएगा, इंक्रीज। क्या फ्यूचर में भी ऐसा होगा जब कंपनी वेल एस्टेब्लिश हो जाएगी, या फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा? नो, क्योंकि उनका सेल उसके बाद स्टेबल होगा। मतलब फ्रेंड, अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बढ़ेगा तो सेल्स कब तक बढ़ेगा? थ्रू आउट द लाइफ या इनिशियल पीरियड? શરૂઆતના સમયમાં, ફક્ત કયા સમયમાં? શરૂઆતના સમયમાં। એક મિનિટ, આ તો તમારા જેવું થઈ ગયું। તમે ક્યારે વધારે ફાઇન વર્ક करो, मतलब पहले 1-2 दिन का होमवर्क आपका ढांसू होता है ना, जैसे वर्ल्ड में हर एक को हरा देंगे फिर लौट के बुद्धू घर को आ गए। मतलब फॉर एन एग्जांपल, कुछ रीजन में मान लो कि कोरोना स्प्रेड हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा ही कोई डिजीज होगा तो जरूरी नहीं कि ये स्प्रेड हुआ तो वो भी हो। ये मैंने एकदम परफेक्ट या एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं दिया, मतलब ये हो जाएगा अगर 2 फैक्टर्स हैं तो वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा, अगर वो उतने रीजन में है तो वो जनरली अप्लाई नहीं होगा, उसी रीजन में अप्लाई होगा। हां, बेस्ट एग्जांपल मिला। और फ्रेंड, आप भी खुद अपने आप प्रैक्टिकल एग्जांपल सोचिए। जैसे इसके पहले मैंने स्लाइड फंबल मारा, मुंबई, धारावी, स्लम एरिया, झुपड़पट्टी। तो ऐसा होता है कि एक स्लम एरिया में अगर कोरोना स्प्रेड हुआ तो दूसरे भी एरिया में स्प्रेड होगा, या दूसरे में ना भी हो। अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे स्लम एरिया में होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक स्लम एरिया में रिलेटेड है और वो स्लम एरिया का नाम है धारावी। सेकंड में हो या ना भी हो, मतलब आर रिलेटेड, या तो को रिलेशन एक्स और वाई रिलेटेड टू सम एरिया रीजन, इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। मतलब ये 4 हमें सावधानी रखनी है। इन चारों का कॉमन पॉइंट बताऊं, अगर एक्स और वाई के बीच में आपने आर ढूंढा तो सिर्फ आप आर के डिग्री के ऊपर बेस्ड होंगे, या अपना विजन भी लगाओगे, या अपना दिमाग भी लगाओगे? अपना दिमाग भी लगाओगे। फ्रेंड, ये तो लाइफ हो गया ना। मतलब आपका आज का स्टेट्स का पहला होमवर्क, प्रिकॉशंस व्हाइल इंटरप्रेटिंग आर। आर से एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप इंटरप्रेट करते वक्त ये क्या लिए जाएंगे? प्रिकॉशंस आना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट वाली थियरी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो ऐसी है, हमने स्केटर डायग्राम मेथड के मेरिट्स और डिमेरिट्स देखे हैं, फिर किसके देखे? रैंक कोरिलेशन के मेरिट्स और डिमेरिट्स देखे हैं। आज अपन देखने जा रहे हैं कार्ल पियर्सन, द बेस्ट वाला मेथड। एक मिनट, अगर ये बेस्ट वाला मेथड है तो पहला मेरिट क्या होगा? इट इज द बेस्ट मेथड फॉर वेरिएबल्स। मतलब सारी में सारी तो पराग सारी, मैथडों में मैथड, कार्ल पियर्सन वाला मेथड। मतलब जनरली इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द वेरिएबल्स। नेक्स्ट वाला इसका अगर एडवांटेज देखना जाए, फ्रेंड आपको गैस करेंगे कि कार्ल पियर्सन मेथड है तो उसका दूसरे वाला एडवांटेज शायद क्या हो सकता है? आप हर एक के कंपेयर में जाए तो इट प्रोवाइड्स एग्जैक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। 1 -1 -0.89 प्लस 0.1616, मतलब इट प्रोवाइड्स द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। और फ्रेंड, एक ज डेटा में બધું આવી જાય ને, હાયર ડિગ્રી હોય, લોઅર હોય, મોડરેટ હોય, એક જ ડિજિટમાં આખું રિલેશનशिप समझावी देશે। थर्ड वाला जो इसका बेनिफिट्स था, फ्रेंड ये एक्चुअली बुक के अकॉर्डिंग, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड वाले बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सेम है। આપણને કાર્લ પિયર્સન બંને આઈડિયા આપે છે, ડાયરેક્શન પણ પોઝિટિવ કે નેગેટિવ અને ડિગ્રી પણ કે પરફેક્ટ છે કે પાર્शियल, ऑल इन वन पैकेज हो तो कौन सा है? कार्ल पियर्सन। ये उसके एडवांटेज थे। मेरिट्स पढ़ के भी बता दूंगा, इसके लिमिटेशंस क्या होंगे इस मेथड के, सोचिए। शायद एक लिमिटेशन तो टेक्स्ट में भी नहीं है। फ्रेंड, डेटा क्वालिटेटिव हो तो कौन सा मेथड बेस्ट पड़ता है? इफ द डेटा इज क्वालिटेटिव, कार्ल पियर्सन मेथड या स्पीयरमैन्स मेथड? स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। मतलब डेटा क्वालिटेटिव हो तो कौन सा मेथड काम नहीं आता है? कार्ल पियर्सन मेथड। कार्ल पियर्सन मेथड अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। एग्जांपल, एक्स है 1 2 3 4 5 6 लाख, वाई है 50 लाख 5 6 7 8। तो फ्रेंड, ये तो 50 लाख या 5 लाख है, वो तो बहुत ज्यादा असर करेंगे ना, उनका स्क्वायर उनका इंटू, એટલે બાકીના વધારે વેરિયેબલ જે છે તે દબાઈ જાય, मतलब वो दब जाएंगे ना। मतलब इसके आंसर के ऊपर किसकी ज्यादा इफेक्ट होती है? एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, वेरी हाई या वेरी लो ऑब्जर्वेशन। और अभी हमने प्रिकॉशन में देखा, वो आप एक्सपर्ट्स होने चाहिए। एक्सट्रीम
केयर इज टेकन वाइल इंटरप्रिटेशन। आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं कि एक्स से वाई इतना अफेक्ट होता है और वाई से एक्स, तो सेम कहा, वो दिखाओ पे मत जाओ, अपना भेजा लड़ाओ। તમારે બીજા ફેક્ટરને ધ્યાનમાં રાખીને બહુ સાઉન્ડ રીતે मैनेज કરવું પડશે। तो फ्रेंड, आपका दूसरा होमवर्क ये था आज का। और एक बात और बोलनी आगे पढ़ाने से पहले, फ्रेंड, मैंने ये दीदी से सुना है कि आप होमवर्क एक दूसरे को पूछते हैं, या तो आप वीडियो बराबर नहीं देख रहे हैं। मैं होमवर्क कम से कम 3 से 4 बार बोलता हूं। मतलब आज का आपका पहला होमवर्क क्या था? प्रिकॉशन, जो 100 नंबर के पेज के ऊपर है। सेकेंड वाला होमवर्क होगा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ विच मेथड, कार्ल पियर्सन मेथड, जो पेज नंबर 83 पे है। पेज नंबर 83 निकाले। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कार्ल पियर्सन मेथड मिले, जो टॉप पे ही है, मतलब आपका जो राइट हैंड वाला पेज होगा उसके बिगिनिंग में है। गॉट इट। पहले वाला मेरिट का पहला पॉइंट, The type as well as the degree of relationship between two variables can be known by this method. फ्रेंड, हमें दोनों का आइडिया आ जाता है, डिग्री का भी, मतलब परफेक्ट, पार्शियल, और डायरेक्शन का भी, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो मैंने कहा सेकंड वाला पॉइंट। This is the most popular method of measuring linear correlation between two variables. बापू, पॉपुलर मेथड है कार्ल पियर्सन का, फेमस है ये वाला मेथड, सबसे बेस्ट है वेरिएबल्स के लिए। थर्ड, It summarizes the degree, high, moderate or low of correlation in a single number. फ्रेंड, मतलब डिग्री कौन सी भी हो कोरिलेशन की, अपर हो, मतलब मीडियम हो या लोअर हो, वो एक ही डिजिट में सारे डिग्री को बयां कर देता है, अपने को बता देता है। ये इसके एडवांटेज है। शायद मेरिट्स ओवर है, डीमेरिट्स पढ़ेंगे आप। It depends on the assumption that two variables under consideration have. फ्रेंड, ये मैंने पॉइंट अभी जो ओरली बताया उसमें नहीं था। हमें कार्ल पियर्सन मेथड में एज्यूम करना पड़ता है कि दो वेरिएबल के बीच में रिश्ता कौन सा है, लीनियर। मतलब वो अगर नहीं हुआ तो आपका इंटरप्रिटेशन मिसगाइड करेगा, मिसलीडिंग होगा। मतलब व्हाट इज बेसिक धारणा આપણે શું માનીને જઈએ કે x અને y વચ્ચેનો रिश्तो કયો છે, लीनियर। दूसरा कोई रिलेशन हो तो हमें इतना ज्यादा अंदाजा नहीं आएगा। तो भी आगे जो लिखा है वो पढ़ लें। So, if it is used in spite of not having linear relation, in spite of non having linear relation, मतलब તો પણ આપણે આર ને યુઝ કર્યો, કઈ રિલેશન નથી, લિનિયર, તો પછી ડિસિઝન ગાઈડ કરશે કે મિસલીડ કરશે? हाँ, वो आगे लिखा है। between two variables, then the interpretation based on it will be misleading. मतलब वो आपको गाइड नहीं क्या करेगा, मिसगाइड। आपके लिए एक चीज और बता दूं जो डिटेल में रेग्रेशन में बताने वाला हूं। लीनियर रिलेशन का मतलब ऐसा, y इज इक्वल टू 10 प्लस 4x, अ लीनियर रिलेशन थी। मतलब यहां पे x पुट कर लेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी, या यहां पे y पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x। लेकिन डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में, रेग्रेशन, नेक्स्ट लिमिटेशन। The value of correlation coefficient is highly affected by the extreme observation, higher और lower as I told, मतलब ये हायर या लोअर ऑब्जर्वेशन से सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा। मतलब आंसर एक के बे डेटा लीधे बेटा छंछेड़ाई जाए, और शायद अभी आखिरी डिमेरिट्स होगा, पढ़ेंगे। At most care is required to interpret this coefficient. फिर utmost केयर लेना है इंटरप्रेट करते वक्त, क्यों पढ़े? Otherwise, the relationship between two variables may be misunderstood. फ्रेंड, हमें केयर, लाइफ में भी ऐसा होता है ना, हमने दो लोगों को कुछ वे से देखा, ऐसे ही कुछ मान लिया, कुछ भी बड़ा रिश्ता, बड़ा लिंक सोचने से पहले दिमाग की बत्ती जला देना, लिंक जला देना, तो ही सही इंटरप्रिटेशन होगा। लाइफ में भी ऐसा है ना, अपन ने कुछ छोटा मोटा देखा, तो मारी फ्रेंड नथी ज, हाँ? अरे फ्रेंड, ऐसा नहीं होता। डेप्थ में सोचेंगे तब जाके डिसीजन लेंगे, वो बेस्ट होगा। वो लाइफ में भी अप्लाई होता है और आर में भी अप्लाई होता है। तो ये इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स है। मतलब आज का आपका स्टेट्स का पहला होमवर्क प्रिकॉशंस, जो पेज नंबर 100 पे था। नेक्स्ट होमवर्क मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ विच मेथड, कार्ल पियर्सन, जो पेज नंबर 83 पे था। और फ्रेंड, ये होमवर्क नहीं है, आपको एक चीज अंडरलाइन करनी है। एक काम करिए, आप शायद पेज नंबर 86 पे आइए।
मिला। 86 में बीच में एक मतलब आपके पेज के यहां पे एक चीज को अंडरलाइन करना है, पहले रफली बता दूं। ये वाला जो मैंने अंडरलाइन करा है वो फ्रेंड, सॉरी इन्हें दिखा रहा था जो टेक्स्ट में अंडरलाइन है, पहले ओरली बताऊं। मुझे बताए अगर आप आर ढूंढते हैं, दो मेन मेथड्स है, कार्ल पियर्सन जिससे आंसर मिलते हैं और स्पीयरमैन्स मेथड, उन दोनों के आंसर सेम आएंगे या अलग? फ्रेंड, कार्ल पियर्सन मेथड और रैंक कोरिलेशन मेथड का आंसर सेम आएगा या डिफरेंट? डिफरेंट। एक ही केस ऐसा है जब दोनों के आंसर क्या आ सकते हैं? सेम। जब x और y दोनों वेरिएबल्स, अपन लास्ट ईयर पढ़े थे ना अरेंजमेंट, NPR, वो पहले नेचुरल नंबर्स के कुछ अरेंजमेंट्स हो, तभी दोनों के आंसर क्या आ सकते हैं? सेम, वरना दोनों के आंसर क्या हो जाएंगे? डिफरेंट। वो भी आपके पेज नंबर पे लिखा है, वो आपको घर पे अंडरलाइन करना है। पढ़ ले तो भी फॉर्मेलिटी के लिए एक बार थोड़ा स्पीडीली, जो अंडरलाइन है वो। Generally, the values of the Spearman's rank correlation coefficient and Karl Pearson correlation coefficient are not equal. मतलब इन शॉर्ट दोनों के आंसर क्या नहीं होता है? सेम। तो आगे, But when the values of two variables are some arrangement of यानी वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स आर सम अरेंजमेंट, first and natural numbers, वो एंड नेचुरल नंबर्स के अरेंजमेंट हो, तो the correlation coefficient obtained by Karl Pearson method and Spearman's methods are equal. तो दोनों इक्वल होंगे। मतलब एक मार्क के लिए अगर आपको एग्जाम में पूछे कि व्हेन कार्ल पियर्सन मेथड एंड स्पीयरमैन्स मेथड या रैंक कोरिलेशन मेथड आंसर आर इक्वल, तो कब वो इक्वल होंगे? जब x और y दोनों वेरिएबल्स जो नेचुरल नंबर्स होते हैं पहले वाले, उनके अरेंजमेंट्स हो, सीक्वेंस में हो, तो दोनों के आंसर क्या आ जाएंगे? सेम। फ्रेंड, ये ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर की थियरी ओवर है। मतलब अभी हम लोग 3 थियरीज पढ़े हैं। पहले वो था प्रिकॉशंस वाइल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट। नेक्स्ट पढ़ा था कार्ल पियर्सन मेथड के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, और जो आपको अंडरलाइन करना है वो, एक मिनट, एक काम करते हैं, अंडरलाइन भी नहीं करेंगे, इन्हें शॉर्टकट में आप लिख लेंगे। 2 या 3 लाइन में, सेम टेक्स्ट का नहीं लिखना है आपको। क्या लिखना है? डेमो। व्हेन the x and y are some arrangements of first natural number, then Karl Pearson answer and Spearman's answer would be equal. ऐसा आप अपने कोई भी वर्डिंग में लिखना, बैठा नहीं लिखना। ये 3 चीज आनी चाहिए। अब शॉर्ट सम के रिवीजन के तरफ आगे बढ़ने से पहले कुछ मस्ती और कुछ मजाक करें दोस्तों। मैं आपको सेक्शन बी, जिनमें थोड़ी थियरीज है, वो बताने जा रहा हूं ओरली। मतलब आपका नेक्स्ट होमवर्क होगा आज का सेक्शन बी। सेक्शन बी में आइए, ए में एमसीक्यूज होंगे एंड में चैप्टर्स के, और सेक्शन बी होगा देन आफ्टर। और बी में भी आपको थियरी नहीं पढ़नी है, डायरेक्ट सम पढ़ना है। लाइए, बी में आपको यहां से पढ़ना है, थर्ड से, लेकिन थर्ड के लिए ऊपर गाइडलाइन दी है। अच्छा, मैं ही पढ़ लेता हूं। आइडेंटिफाई वेदर देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स। मतलब आपको फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 6, मतलब 3, 4, 5, 6 में आपको यह पहचानना है एक्स और वाई के बारे में कहा होगा कि रिलेशनशिप पॉजिटिव है या रिलेशनशिप नेगेटिव। ऐसा गैस करना है आपको, थर्ड से पढ़ना है। एक मिनट, कैसे गैस करेंगे आप, पहले वो सोचें। फ्रेंड, दोनों वेरिएबल में एक वेरिएबल इंक्रीज होता हो और दूसरा भी क्या होता हो? इंक्रीज। या एक वेरिएबल डिक्रीज और दूसरा भी क्या होता हो? डिक्रीज। तो कौन सा रिलेशन? पॉजिटिव। याद है? बल्ले बल्ले। और बल्ले ढल्ले हो तो नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है? डिक्रीज। थर्ड वाला पढ़े। The age of an adult person and life insurance premium at the time of taking an insurance under a plan. फ्रेंड, एक एडल्ट पर्सन, मैच्योर पर्सन, और उसके इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट। मुझे बताओ, आपकी एज एडल्ट है तो 18 ईयर्स का तो होगा ही, वो 18 ईयर्स का। अब आपकी उम्र 20 साल की हो तो इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा होगा, या 25 साल की हो तो? 25 साल। 25 साल की हो तो इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा होगा, या 30 ईयर्स? 30 ईयर्स। मतलब एडल्ट पर्सन की एज जितनी इंक्रीज होती जाएगी उसका प्रीमियम उतना इंक्रीज। एज जितनी डिक्रीज होगी एडल्ट पर्सन की, प्रीमियम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो बताइए कौन से डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं? सेम डायरेक्शन कि अपोजिट डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन। तो कौन सा रिलेशन है?
पॉजिटिव कोरिलेशन। सेम डायरेक्शन में चेंज हो तो पॉजिटिव कोरिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो तो कौन सा कोरिलेशन? नेगेटिव। फ्रेंड आपको रीजन भी लिखना है कि देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिकॉज एज इंक्रीज देन प्रीमियम इंक्रीज एंड रिवर्स। रीजन के साथ आपको आंसर लिखना है। फोर्थ, The sales and profit of last 5 years for a mostly accepted product of a company. फ्रेंड एक कंपनी है, उसका प्रोडक्ट मोस्टली एक्सेप्टेबल है, जैसे पार्ले प्रोडक्ट समझ ले, ऐसे ही नॉलेज के लिए कोलगेट समझ ले, ऐसा कुछ। अब तो पतंजलि भी आ गया है दोस्तों। फ्रेंड જે કંપનીની પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં વેચાતી જ હોય એનું છેલ્લા 5 વર્ષનું સેલ અને બીજું શું કીધું છે? સેલ એન્ડ સેકન્ડ વેરિયેબલ Profit of last 5 years. સેલ એન્ડ પ્રોફિટ। તો ફ્રેન્ડ એનું પ્રોડક્ટ ઓલમોસ્ટ સેલ કેવું રહેવાનું છે? मतलब उसका सेल बढ़ेगा तो उसका प्रॉफिट भी क्या होगा? इंक्रीज। घटेगा तो वो। तो यहां पे भी रिलेशनशिप सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन। तो रिलेशनशिप कौन सी हो जाएगी? पॉजिटिव। हाँ, એવું હતે કે સેલ વધે અને પ્રોફિટ ઘટે તો શું થઈ જશે? નેગેટિવ। નેક્સ્ટ પડે ફિફ્થ, The rate of inflation and the purchase power of common man of क्लास। the country. फ्रेंड कोरोना इफेक्ट। When एक मिनट फ्रेंड, कोरोना इफेक्ट समझ ले ऐसे, इन्फ्लेशन, महंगाई, मोंघवारी। फ्रेंड मोंघवारी અને परचेसिंग पावर, सेकंड परचेसिंग पावर ही है ना। फ्रेंड मोंघवारी વધે तो કસ્ટમરની परचेसिंग कैपेसिटी વધે કે घटे? घटे। घटेगा ही। जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा मोंघवारी, અને આમાં આગળ આપેલું છે કે તમારી ઇન્કમ કોન્સ્ટન્ટ છે, ઇન્કમમાં ચેન્જ થતો નથી। मतलब फ्रेंड ध्यान रखना, ये तो स्टेटिस्टिक्स जो पढ़ रहे उसके फर्स्ट चैप्टर में भी काम आ जाएगा, इंडेक्स नंबर। फ्रेंड प्राइस राइज होगा तो परचेसिंग पावर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ये तो लास्ट ईयर डिमांड के अंदर भी देखा था। प्रैक्टिकल एक एग्जांपल मैं देता हूं, ऐसे ही लास्ट ईयर का है वो, लॉन्ग अगो देयर वाज अ क्रो। आपकी इनकम 100 रुपए है और मंचूरियन का एक प्लेट, सॉरी मैंने ये नाम बोल दिया, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। बाहर सारे यार हॉकर्स या तो सारे चाइनीज वाले बंद है। बॉयज क्या बोल रहे हैं? सर खोपचे से ढूंढ लेते हैं, घर पे मत बताना। ओके, मान लो आपकी इनकम 100 रुपीज है और मंचूरियन का एक प्लेट 25 रुपीज का है। कहां पे मिलता है वो मुझे मत पूछना। तो कितनी प्लेट खरीद पाओगे आप? 4। वही प्राइस 50 रुपीज हो गए तो 2। मतलब प्राइस बढ़ी तो आपकी कैपेसिटी क्या हो गई? डिक्रीज। અને 10 रुपया થઈ ગયા તો મારો સેમ ડાયલોગ છે, સર બર્થડે ની પાર્ટી ત્યાં જ, तो कितने प्लेट? 10। मतलब इन्फ्लेशन और परचेसिंग पावर का डायरेक्ट रिलेशन है या इनडायरेक्ट है? बल्ले डल्ले, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा, तो कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव कोरिलेशन। અને મારું ફેવરિટ હવે આવે છે। एक मिनट दोस्तों, आप कभी घूमने गए सापुतारा, माउंट एवरेस्ट पे अगर जाओ तो क्या केयर लेनी पड़ती है? वो 6 में बता रहे हैं, पढ़े। altitude and amount of oxygen in air. एल्टीट्यूड मतलब आप जितनी हायर डिग्री पे जाते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा, मुझे बताया आप जितना ऊपर जाओगे, बहुत ऊपर आप मुझे छोड़ो, जितना ऊपर जाओगे उतनी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। वो सांस लेने की तकलीफ, सांस बहु नहीं, ब्रेथ की बात कर रहा हूं। मतलब यहां पे पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव है? नेगेटिव। ओके फ्रेंड, क्योंकि एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है? डिक्रीज। शायद 3, 4, 5, 6 ऐसे थे। 7 पढ़े। What can be said about the correlation between the annual import of crude oil and the number of marriages during the same time? क्लास, आप जो क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल और वो सब जिसमें से बनता है उसका इंपोर्ट और नंबर ऑफ मैरिज जो भी अटके हुए हैं, हॉल्स बंद है। फिर ना બંને વચ્ચે કોઈ રિલેશન છે કે નહીં? મેરેજ અને ઇમ્પોર્ટ ઓફ ક્રૂડ ઓઇલ, એ લોકોની વચ્ચે કેવું રિલેશન છે? પ્રિકોશન્સ ભલે R+1 આएगा, इज इट एनी रिलेशन या बोथ द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट? बोथ द वेरिएबल्स आर Independent. इट इज अ लैक ऑफ एनी रिलेशन। આ બંને વચ્ચે કોઈ રિલેશન નથી। નેક્સ્ટ, The correlation coefficient between x and y is 0.4. हाँ, What will be the value of correlation coefficient if phi is added in each observation of x and हाँ। 10 is मतलब 5 आप x में प्लस करें और y में, 10 is subtracted from और 10 हर एक में से क्या करें? माइनस। तो r बदलेगा या सेम रहेगा? सेम। याद आया फ्रेंड? इसका एक और इलस्ट्रेशन आज है।
अपन क्या करते थे, u इजिकल टू एक्स माइनस ए अपॉन 100 इंटू 10, 110 इट इज फ्री, इंटू इंटू फिंटू बद्दू जलाओ, मतलब एक्स में या वाई में प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड। आर का आंसर क्या रहता है, एज इट इज, એટલે પહેલા આર શું હતો 0.4, तो बद्दू ऐड करिए फ्रेंड, इसको मैं मेरे वैसे बताऊं वो सुनना आप। इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई वही सेम, आर इज इक्वल टू 0.4। अब आप दोनों वेरिएबल को डबल कर रहे हैं 2x एंड 2y, तो क्या आर 0.8 होगा, आपको कंफ्यूज कर रहा हूं, देख के लगेगा सर x और y डबल होगा तो आर भी डबल हो जाएगा, 2 है या फॉल्स है, फॉल्स। आर क्या रहेगा 0.4, क्योंकि डबल करो चौपल छप्पल जो भी है, आंसर क्या रहता है, एज इट इज। नेक्स्ट, What is the main limitation of scatter diagram method? आई टोल्ड, एक मार्क के लिए इंपॉर्टेंट, स्केटर डायग्राम का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है फ्रेंड, वो हमें कोई डिजिट देता है कि कितना कोरिलेशन है, या सिर्फ ये बताता है परफेक्ट पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन। इट जस्ट प्रोवाइड द डायरेक्शन, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ડિગ્રી ઓફ કોરિલેશન। એટલે ડિગ્રી માટે તો આપણે કઈ ડિગ્રી લીધેલી, કાર્લ પિયર્સનની અને સ્પીયરમેનની, એનાથી ડિજિટ પ્રમાણે કોઈ આઈડિયા આવતો નથી જ, does not provide any degree. Next, If the value of n square minus 1 is 6 फ्रेंड ये हो चुका है, मतलब मैं नहीं बता रहा हूं आप, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इज 6 टाइम्स देन सिग्मा डी स्क्वायर, तो याद है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन भी 6 सिग्मा डी स्क्वायर, दोनों कट हो जाएंगे तो 1 माइनस 1, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये ऑलरेडी अपन सॉल्व कर चुके हैं, ये आप नहीं सॉल्व करें चलेगा, जाओ नेक्स्ट। What will be the sign of R if the value of the covariance is negative? डैन टॉर्नेन कल का रिवीजन फ्रेंड, आर का साइन किसके ऊपर बेस्ड है, कोवेरियंस। कोवेरियंस पॉजिटिव तो आर भी पॉजिटिव, कोवेरियंस नेगेटिव तो आर भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। क्या है कोवेरियंस की साइन, पॉजिटिव या नेगेटिव, इफ द कोवेरियंस इज, क्वेश्चन पढ़े फिर से, What will be the sign of R if the value of the covariance is negative? फ्रेंड कोवेरियंस अगर नेगेटिव होगा तो आर भी क्या होगा नेगेटिव, और कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, कल का पहला इक्वेशन पॉजिटिव होगा तो वो भी क्या होगा पॉजिटिव। कल मैंने एक थ्योरी का रट्टा मरवाया था, द साइन ऑफ आर बेस्ड ऑन कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, क्योंकि बाकी नीचे अपॉन में दोनों डेटा रूट में होता है, स्क्वायर रूट, और वो पॉजिटिव ही होता है, शायद ये लास्ट है। तो फ्रेंड आज की आपकी थियरी का पहला होमवर्क, प्रिकॉशंस व्हाइल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर। नेक्स्ट होमवर्क, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कार्ल पियर्सन मेथड। थर्ड, जो आपको 2 लाइन में लिखना था कि कार्ल पियर्सन और रैंक कोरिलेशन यानी स्फीयर के मतलब स्फीयरमैन के मेथड का आंसर कब सेम आएगा, और अभी जो हमने पढ़ा है वो कौन सा, सेक्शन बी। ये आपका थियरी वाला होमवर्क था। अब हम लोग कल का जो शॉर्ट सम्स है उसका क्या करने जा रहे हैं, रिवीजन पोज लेंगे आप। कल हमने शॉर्ट सम जो देखे थे उसके बारे में बात,